बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में खुशी अपनी मां सावित्री के साथ रहती थी। खुशी के पिता की कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, इसलिए सावित्री लोगों के कपड़े सिलती थी और अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी और उसे एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाती थी। खुशी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी, हमेशा वह फर्स्ट आया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह सिलाई कर रही थी। खुशी स्कूल से आकर देखती है तो वह घबरा जाती है कि उसकी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और उसकी माँ फिर भी सिलाई कर रही है। तभी खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपसे सुबह मना कर गई थी कि आज आप सिलाई नहीं करेंगी। आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप सिलाई कर रही हैं। आपको सिलाई नहीं करनी चाहिए। चलिए आराम कीजिए। खुशी बेटा, अगर मैं सिलाई नहीं करूंगी तो तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे जमा होगी और हम 2 समय का खाना कैसे खाएंगे? सिलाई कर कर ही तो मैं घर का खर्च चलाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करती हूँ। हम जैसे गरीबों की किस्मत में आराम करना कहाँ लिखा होता है। तुम मेरी चिंता मत करो, अभी तबीयत खराब है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, मैं आपको इतनी ज्यादा तबीयत खराब में सिलाई करने नहीं दूंगी। आपको इतने समय से सिलाई करते हुए देख रही हूँ, तो इतनी सिलाई करनी तो मुझे भी आ गई कि मैं कपड़े सिल सकूं। बस आप आराम कीजिए। तुम बहुत जिद्दी हो, मेरी एक नहीं सुनती। इस तरह खुशी जिद कर कर अपनी माँ को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद सिलाई करने बैठ जाती है। खुशी पहली बार मशीन पर बैठी थी और पहली ही बार में एक बहुत ज्यादा सुंदर फ्रॉक बनाकर तैयार करती है, जिसे देखकर सावित्री भी चौंक जाती है और वह अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह बेटी, तुमने तो कितनी ज्यादा सुंदर फ्रॉक तैयार की है। ऐसी फ्रॉक तो मैं भी तैयार नहीं कर पाती। तुम तो पढ़ाई करने के साथ साथ सिलाई करने में भी होशियार हो। अपनी माँ के मुंह से तारीफ सुनकर खुशी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब खुशी के फ्रॉक पूरे गांव में बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने लगे थे। खुशी सुबह में स्कूल जाती, फिर स्कूल से आ जाने के बाद फ्रॉक सिला करती थी। इसी तरह दिन रात मेहनत कर कर वह अपनी माँ का इलाज भी करा रही थी और अपने स्कूल की फीस भी जमा कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन सावित्री की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तभी वह खुशी से कहती है, बेटा, तुमने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। मेरे जाने का समय आ गया, मुझे माफ करना। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अपना ख्याल रखना और इसी तरह मेहनत करती रहना। खुशी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भगवान करे सबको ऐसी बेटी मिले। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने अभी सिर्फ आपको गांव के अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। मैं आपको शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ के डॉक्टर को दिखाऊंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी माँ। नहीं बेटा, अब शहर जाकर भी कुछ नहीं होगा। अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही सावित्री अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। अपनी माँ को इस तरह से दुनिया से जाता हुआ देखकर खुशी बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। नहीं माँ, आप मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? पहले पिताजी चले गए और अब आप। माँ, अपनी आंखें खोलिए। आप अपनी बेटी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं आपको शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ एक अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। माँ, कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। अपनी बेटी को इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाइए माँ। माँ, अपनी आंखें खोलिए। इस तरह से खुशी बहुत ज्यादा रोती है और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती है। अपनी माँ के इस तरह से दुनिया से जाने के बाद खुशी बिल्कुल अकेली रह जाती है और बिल्कुल उदास रहने लगती है। कुछ दिन बाद खुशी के मामा आते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। खुशी की मामी कलावती खुशी को देखकर आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं,
आप इस गरीब मनहूस को मेरे घर में क्यों लेकर आए हैं? मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप अपनी गरीब बहन के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, फिर आप अपनी भांजी को मेरे घर में क्यों लेकर आए हैं? इसे घर से बाहर निकालिए। मेरे पूरे घर को इस गरीब ने गंदा कर दिया। अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? जब तक मेरी बहन जिंदा थी, जब तक मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, लेकिन अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। मैं खुशी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, खुशी इसी घर में रहेगी। मैं एक काम के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ, तुमसे आकर बात करूँगा। ऐसा कहकर मामा शहर चले जाते हैं और मामा के शहर जाते ही कलावती खुशी को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पता नहीं मनोज, तूने मेरे पति के ऊपर क्या जादू टोना किया है जिसकी वजह से वह मेरे ऊपर चिल्ला कर गए हैं। लेकिन मेरा नाम भी कलावती है। मैं तुझे इतनी आसानी से इस घर में टिकने नहीं दूंगी। देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बाथरूम में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें धो और उसके बाद पूरे घर की सफाई करना, और बाहर जो जमीन पड़ी है उसे भी खोदनी है। समझ आ रही है? उसके बाद तुझे खाना मिलेगा। मम्मी जी, मैंने तो मामा से मना किया था कि वह मुझे अपने साथ यहाँ लेकर ना आए, लेकिन उन्होंने माँ की कसम दे दी और मैं अपनी माँ की कसम तोड़ न सकी, इसलिए मामा के साथ यहाँ आ गई। लेकिन मामी जी, अगर मैं इतना सारा काम करूँगी तो मुझे पढ़ाई करने का तो समय मिलेगा ही नहीं, और मेरे एग्जाम आने वाले हैं। मुझे एग्जाम देने दीजिए, उसके बाद आप मुझसे जितना काम कहेंगी मैं उतना काम करने के लिए तैयार हूँ। खुशी के इतना कहते ही कलावती दोबारा से खुशी को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, अच्छा तो महारानी यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है, काम नहीं करेगी, चुपचाप घर का काम कर। तेरे एग्जाम है, मुझे नहीं पता। मैंने जो तुझे काम दिया है तुझे वह काम करना ही होगा, वरना मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। समझ आ रही है? मनहूस, एग्जाम देने हैं, चलिए यहाँ से। ऐसा कहकर कलावती वहाँ से चली जाती है। बेचारी खुशी अपनी माँ की कसम भी नहीं तोड़ सकती थी और वह इतना सारा काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप रोते हुए घर के काम में जुट जाती है। पहले बहुत सारे कपड़े धोती है, उसके बाद पूरे घर की सफाई करती है और बाद में जमीन खोदने चली जाती है। इस तरह काम करने में सुबह से शाम कब हो जाती है खुशी को पता ही नहीं चलता। तभी खुशी अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी जी, आपने मुझे जो भी काम दिया था मैंने सब काम कर दिया है। आपने कहा था ना कि आप मुझे काम करने के बाद खाना देंगी, मुझे खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ मनहूस, मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। किचन में मैंने प्लेट में तेरा खाना निकाल कर रख दिया है, जब मनहूस उसे खा ले। खुशी को बहुत तेज भूख लगी थी। वह तुरंत किचन में जाकर देखती है तो प्लेट में एक सूखी रोटी चटनी के साथ रखी थी, जिसे देखकर खुशी बहुत ज्यादा रोती है। सुबह से लेकर शाम तक मैंने किस तरह से मेहनत करके काम किया और उसके बदले मुझे मामी जी ने खाने के लिए क्या दी? एक सूखी रोटी, वो भी चटनी के साथ। ये मैं कैसे खा सकती हूँ? मामा जी, आप मुझे मेरे घर से क्यों लेकर आए? आप तो शहर चले गए, लेकिन आपको क्या पता आपके जाने के बाद मामी जी मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। मैं इस घर को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह खुशी बहुत रोती है, लेकिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह उस रोटी को पानी के सहारे खा लेती है। अब इस तरह से रोज होने लगा था। कलावती रोज इसी तरह पूरे दिन काम करवाती और रात को सूखी रोटी चटनी के साथ खाने के लिए दे देती, ताकि खुद खुशी इस घर को छोड़कर चली जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन खुशी जमीन की खुदाई कर रही थी, तभी वह देखती है कि जमीन के अंदर एक जख्मी चिड़िया है, जिसे देखकर खुशी घबरा जाती है। अरे ये चिड़िया तो कितनी ज्यादा जख्मी है, अगर अभी इसके जख्मों पर दवाई नहीं लगी तो यह मर जाएगी। मुझे अभी इसके जख्मों पर दवाई लगानी चाहिए। ऐसा कहकर खुशी उस जख्मी चिड़िया को अपने साथ अंदर लेकर आ जाती है और उसके जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है। हल्दी का लेप लगाने से वह चिड़िया कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर खुशी चौंक जाती है। तभी वह परी खुशी से कहती है, खुशी, मैं एक परी हूँ। मुझे मेरी माँ पृथ्वी पर आने से मना करती थी, लेकिन मैं छुपकर पृथ्वी पर आ गई और पृथ्वी पर आते ही एक जादूगरनी ने मुझ पर हमला कर दिया।
वह मेरी सारी शक्तियाँ छीनकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना चाहती थी, लेकिन वह इस चीज में कामयाब नहीं हो पाई। तभी गुस्से में आकर उसने मुझे चिड़िया बना दिया और इस जमीन में दाब दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं अपने असली रूप में आ गई और मुझे तुम्हारे बारे में भी सब पता है कि तुम्हारी मामी तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें 2 जादुई फ्रॉक देती हूँ। जादुई सोने और चांदी के। जादुई चांदी के फ्रॉक से तुम कुछ भी काम करवा सकती हो और जादुई सोने की फ्रॉक से तुम जहाँ भी जाना चाहती हो जा सकती हो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। खुशी परी को धन्यवाद कहती है और परी खुशी को जादुई सोने और चांदी के 2 फ्रॉक देकर वहाँ से चली जाती है। तभी खुशी जादुई चांदी की फ्रॉक से घर का सारा काम करने के लिए कहती है। जादुई चांदी की फ्रॉक घर का सारा काम करती है और खुशी रात दिन पढ़ाई करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जादुई सोने की फ्रॉक पहनकर खुशी एग्जाम देने चली जाती है। इसी तरह खुशी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से अपने सभी एग्जाम दे देती है। तभी एक दिन कलावती सोचती है, मैं इस मनहूस को कितना ज्यादा टॉर्चर करती हूँ, लेकिन इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इनके आने में भी सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। उसके बाद तो इस मनहूस के और भी ज्यादा पढ़ निकल आएंगे। मैंने सोचा था कि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा काम कराऊंगी और इसे एग्जाम नहीं देने दूंगी तो उल्टे पैरों यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन ये तो यहाँ से जा ही नहीं रही। सूखी रोटी खा खाकर मोटी और हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नजर नहीं आ रही, वरना इतना काम कर कर तो आम इंसान मर ही जाए। इस तरह से कलावती को खुशी के ऊपर शक हो जाता है और एक दिन कलावती का शक यकीन में बदल जाता है और उसे पता चल जाता है कि खुशी के पास जादुई सोने और चांदी की 2 फ्रॉक है, जिसकी मदद से वह आसानी से उसके घर में रह रही है। तभी एक दिन कलावती वह दोनों जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक स्टोर रूम में से अपने साथ लेकर आ जाती है और जैसे ही उन्हें जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह फ्रॉक तो नहीं जल पाते। कलावती के चारों तरफ आग लगनी शुरू हो जाती है। कलावती आग से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती। तभी वहाँ खुशी आती है और वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक, परी ने मुझसे कहा था कि आप बुरे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, लेकिन मैं अपनी मामी को इस तरह से आग में जलते हुए नहीं देख सकती। कृपया करके इन्हें आग से बाहर निकाल दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। खुशी, तुम ऐसी दुष्ट औरत को बचाना चाहती हो जिसने तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया और तुम्हारे ऊपर दोबारा से अत्याचार कर सके, इसलिए हम दोनों को जलाना चाहती थी। इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि उसकी अच्छाई का लोग बहुत फायदा उठाने लगे, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम इस दुष्ट औरत को छोड़ दें तो हम इसे छोड़ देते हैं। जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की बातें सुनकर कलावती को अपने के पर बहुत पछतावा होता है और वह खुशी से माफी मांगती है। खुशी भी अपनी मामी को माफ कर देती है। इसी तरह खुशी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से अपनी मामी के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें प्रीति, कृति और श्रुति अपनी दादी के साथ रहा करती थी। दादी प्रीति और कृति से तो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन वह श्रुति की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। श्रुति अपनी दादी की प्यार की एक झलक पाने के लिए घर का सारा काम करती थी, उनकी हर बात मानती थी, उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन वह इस सब के बावजूद भी दादी सिर्फ और सिर्फ प्रीति और कृति से ही प्यार किया करती थी। एक दिन वह बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं और प्रीति और कृति को आवाज लगाती हैं, कृति और प्रीति, मेरी दोनों शहजादी पोतियों, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। देखो आज तुम्हारी दादी तुम दोनों के लिए कितना सब कुछ लेकर आई है। सुंदर सुंदर ड्रेस, सुंदर सुंदर कलर की नील पॉलिश, सुंदर सुंदर कलर की लिपस्टिक। आओ आओ, जल्दी आओ, जरा अपना सामान तो देखो। अरे वाह दादी जी, यह कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ड्रेस है। कृति, अभी 2 दिन पहले ही तो हमने 50,000 रुपए की शॉपिंग की थी। दादी हमसे कितना ज्यादा प्यार करती है और देखो आज ये बाहर अपने लिए शॉपिंग करने गई और फिर हम दोनों के लिए कितना सब कुछ लेकर आ गई। दादी आप बहुत अच्छी है।
तुम दोनों मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हें नहीं देखती तो मुझे सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं आता। तुम दोनों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? उस मनहूस श्रुति के लिए जिसने मेरे बेटे को मार दिया, बहू को मार दिया अपनी मनहूसियत से। खैर, मैंने भी किस मनहूस का नाम ले लिया। चलो, तुम दोनों को सब कुछ अच्छा लगा ना? बस मैं खुश हूँ। इस तरह से तीनों दादी पोती आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। वहीं दूर खड़ी श्रुति किचन में सबके लिए चाय बना रही थी और वह चाय बनाकर लेकर आती है तो उसके हाथ से चाय गिर जाती है और चाय गिरने की वजह से जो भी शॉपिंग का सामान था वह सब खराब हो जाता है और कृति का थोड़ा सा हाथ भी जल जाता है। यह देखकर दादी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वह श्रुति को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, मेरी बेटी का हाथ जला दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मेरी दोनों पोतियों से जलती है, कि मैं इनसे प्यार करती हूँ ना, तुझसे नहीं करती। तुझसे मेरी पोतियों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बच्ची को कितना दर्द हो रहा होगा। चल जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। मनहूस, पता नहीं इंसान है या फिर डायन, कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले तूने मेरे बेटे और बहू को खा लिया और अब मेरी पोतियों को भी मारना चाहती है। मनहूस, दादी, यह आप क्या हमेशा मुझे मनहूस मनहूस कहती रहती हैं? आखिर मेरी वजह से कैसे माँ पिताजी मर सकते हैं? वह तो एक कार एक्सीडेंट था और वैसे भी मैंने पढ़ा है मौत को कोई नहीं रोक सकता। जब जिसकी आनी होती है वह आकर ही रहती है, किसी की वजह से कोई नहीं मरता। दादी, आप इतनी छोटी बात क्यों नहीं समझती? मैं मनहूस नहीं हूँ। आप हमेशा मुझे मनहूस समझती हैं, मुझे प्यार नहीं करती। मैं भी आपकी प्यार की एक झलक पाने के लिए कितना सब कुछ करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे गलत समझती हैं। प्रीति और कृति से कितना सारा प्यार करती हैं, सारा दिन ये शॉपिंग करती हैं, दोस्तों के साथ घूमती हैं, आपकी बात भी नहीं सुनती, फिर भी आपको उन्हीं से प्यार क्यों? दादी जी, इतना भेदभाव क्यों दादी? मैं आज भी उस दिन को भूली नहीं हूँ जिस दिन वह तेरे बर्थडे वाले दिन तेरा केक लेने गए थे और उस एक्सीडेंट में दोनों बहू और बेटे चले गए। तेरी वजह से बाहर गए और तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसलिए तू मनहूस है। प्रीति और कृति का तू मुकाबला नहीं कर सकती। वह दोनों तो मेरी आंखों की ठंडक है और तू मेरा दिल जलाती है। तुझे देखने का भी दिल नहीं चाहता। हट जा मेरी आंखों से, दूर हो जा, चली जा यहाँ से। बेचारी श्रुति रोते वहाँ से आ जाती है और घर का सारा काम करने के बाद अपने रूम में जाकर अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। माँ पिताजी, आखिर कब तक दादी जी मुझे मनहूस समझती रहेंगी, मुझसे प्यार नहीं करेंगी? देखिए, वो मुझे मनहूस समझती है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिलवाती। मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा मेकअप है, ना कोई और सामान। प्रीति और कृति से कितना ज्यादा प्यार करती है। उन्हें 50-50 हजार रुपए यूं ही दे देती है शॉपिंग करने के लिए और खुद भी इतने सारे शॉपिंग करके लेकर आती है। वह दोनों फुल एंजॉय कर रही है अपने दोस्तों के साथ और मैं दादी को खुश करने के लिए घर का सारा काम करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ ताकि वह मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन ये सब बेकार है। वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगी, कभी प्यार नहीं करेंगी। इस तरह से श्रुति अपने माता पिता को याद करते हुए रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह कृति और प्रीति को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, प्रीति और कृति, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें जहाँ जाने के लिए कहूँगी तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओगी और तुम सारे मुश्किलों का सामना करके मेरे लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेकर आओगी। दादी, आप क्या कह रही हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जादुई नेल पॉलिश, मुश्किलों का सामना, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। बेटा, मैंने सुना है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक पहाड़ है, वहाँ पर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी बहती है। अगर तुम वहाँ से जादुई नेल पॉलिश लेकर आ जाओगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे, उसे लगाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्या बेटा, तुम वहाँ जाकर वह लेकर आ सकती हो? वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
अपनी दादी की बात सुनकर कृति और प्रीति घर से बाहर निकल जाती हैं और दादी को ऐसा लगता है कि उसकी दोनों पोतियां उसकी कितनी बात मानती हैं। तुरंत कहते ही वह चली गई, लेकिन बाहर जाकर दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। कृति, दादी बता रही थी वहाँ जाने पर रिस्क है, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दादी की तो अब उम्र हो चुकी है, उन्हें चलने की क्या जरूरत, घर का काम करने के लिए वह है ना नौकरानी श्रुति, और बाहर की बागडोर हमने संभाल रखी है। हम दोनों बहन है ना, अब हम उस बुढ़िया के लिए क्यों फालतू में रिस्क उठाएं। प्रीति क्या कहती है, मैं सही कह रही हूँ ना, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हाँ प्रीति, तो कह तो बिल्कुल सही रही है। और वैसे भी हमारे गांव के जंगल कितने ज्यादा खतरनाक हैं, वहाँ पर कितने खतरनाक सांप और बिच्छू रहते हैं। ना बाबा ना, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे जीना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। दादी की तो उम्र हो चुकी है, अब हम उनके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालें। और वैसे भी प्रीति, आज हमारा दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान है, तो चल हम पार्टी करने चलते हैं। और दादी से आकर झूठ बोल देंगे, ड्रामा कर देंगे कि हम वहाँ पर गए थे, हमें नहीं मिली। और वैसे भी बेचारी हम पर आँख बंद करके भरोसा करती हैं, हमारी बातों में यूं ही आ जाएंगी। हमसे ये प्यार जो इतना ज्यादा करती है। इस तरह से दोनों हंस-हंस कर बातें कर रही थी। यह सारी बातें श्रुति सुन लेती है और वह दोनों के पास आती है और दोनों को एक एक जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, प्रीति और कृति, तुम जैसा मतलबी और स्वार्थी इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। दादी तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, तुम पर कितना ज्यादा भरोसा करती है, और तुम उन्हें धोखा देने की बात कर रही हो। जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार दिया, क्या तुम उनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकती। सुन बहन जी, अगर तुझे इतना शौक है ना उस बुढ़िया की मदद करने का, तो तू जाकर लिया जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश। हमें कोई शौक नहीं है मरने का उस बुढ़िया की वजह से, वैसे भी उसकी तो उम्र हो चुकी है, हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें। चल कृति, हमें देर हो रही है पार्टी में जाने के लिए। ऐसा कहकर प्रीति और कृति वहाँ से चली जाती हैं। तभी श्रुति सोचती है, दादी को मैं इतने दर्द में नहीं देख सकती, उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेकर ही आनी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़ जाए। मैं मेरी दादी को तकलीफ में नहीं देख सकती। ऐसा सोचकर श्रुति जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए निकल जाती है। उस घने जंगल में उसे एक बहुत खतरनाक भालू नजर आता है जो श्रुति की तरफ हमला करने वाला होता है। तभी श्रुति अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। कुछ दूर और चलने के बाद उसे दो जहरीले सांप मिलते हैं। श्रुति उनसे भी अपनी जान बचाकर निकल जाती है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी मिल जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेने वाली ही होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वह श्रुति से कहती है, बेवकूफ लड़की, तूने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की। क्या तुझे पता नहीं यहाँ आना मना है। यहाँ इंसान आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। और मेरी मर्जी उस इंसान को भेजने के लिए नहीं होती, उसे खाने की होती है। अब मैं तुझे तलकर, भूनकर, नमक मिर्च डालकर बहुत मजे से खाऊंगी। कोई यहाँ आने की गलती नहीं करता। तूने बहुत बड़ी गलती की है बेवकूफ लड़की, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल जी, आप मुझे पाना चाहती है ना, खाना चाहती है ना, तो खा लेना, लेकिन अभी मुझे मेरी दादी के लिए इस जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश दे दो, ताकि मेरी दादी इसे लगाकर ठीक हो जाए। वह काफी समय से चल नहीं पा रही, अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रही, वह बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। कृपया करके मेरी दादी के लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, अपनी दादी को जादुई नेल पॉलिश देकर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। कृपया करके मेरी मदद करो। वैसे तो मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वह भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारा दर्द मुझे तुम पर भरोसा करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, तुम इस नदी से एक जादुई सोने की नेल पॉलिश और दूसरी जादुई चांदी की नेल पॉलिश लेकर जा सकती हो। जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की मदद से तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन जैसा तुमने मुझसे वादा किया है, अपना वादा पूरा करना, ठीक है।
चुड़ैल की बातें सुनकर श्रुति खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई सोने और चांदी की एक एक नेल पॉलिश लेकर घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कृति और प्रीति मिलती हैं और वह उससे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर घर चली जाती हैं और अपनी दादी से कहती हैं, यह लीजिए दादी, जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश। हम बहुत मुश्किलों का सामना करके आपके लिए यह लेकर आए हैं। हमारी जान जाने वाली थी लेकिन हमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और आपके लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर आए हैं। यह लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। दादी जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश अपने हाथों और पैरों पर लगाती हैं तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। उनके हाथ और पैर हिलने लगते हैं। तभी दादी उठने के बाद कृति और प्रीति को जोर से थप्पड़ मारती हैं और उनसे कहती हैं, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? ये बाल क्या मैंने धूप में सफेद किए हैं? मुझे पता नहीं कि यह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश अपनी जान पर खेलकर कौन लेकर आया। श्रुति बेटा, आओ मेरे पास आओ। मैंने हीरे को पहचानने में कितनी ज्यादा गलती कर दी। हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझ बैठी। प्रीति और कृति जो भी जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी के पास जाता है तो उसकी तस्वीर उसके सामने आ जाती है। श्रुति बेटा, तुमने उस चुड़ैल से वादा क्यों किया? अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम कितनी अच्छी हो बेटा। दादी कोई बात नहीं, मुझे आपका प्यार मिल गया, मानो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि अब मुझे मेरी जान देनी पड़ेगी। आप खुश हैं, आप मुझसे प्यार करती हैं, मेरे लिए यही काफी है। श्रुति ऐसा कह ही रही थी तभी वहाँ पर एक परी आती है और वह श्रुति से कहती है, श्रुति तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस जंगल के रास्ते लोगों को परेशान करके चुड़ैल बनकर उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम सारी जिंदगी अपनी दादी के साथ हंसी खुशी रह सकती हो। ऐसा कहकर वह परी वहाँ से चली जाती है। तभी दादी कृति और प्रीति से कहती हैं, प्रीति और कृति बहुत ऐश की काट ली तुमने। अब तुम्हें सीधा करने का समय आ गया। अब तुम दोनों स्टोर रूम में रहोगी। तुम्हारी पॉकेट मनी बिल्कुल बंद। अब तुम बाहर भी नहीं जाओगी। अब घर में रहकर घर का सारा काम करोगी। समझ आ रही है? इसी तरह तुम सीधी होगी। इस तरह से दादी प्रीति और कृति को पनिशमेंट देती हैं, उनसे घर का सारा काम करवाती हैं और इसी तरह श्रुति के अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश मिली, जिसकी मदद से उसे अपनी दादी का प्यार मिल गया, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी और अपनी दादी के साथ वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।